Hello and welcome to Vivid Education classes. Today we are going to discuss the second chapter of history. The name of the second chapter of history is Nationalism in India. तो द फर्स्ट क्वेश्चन पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म। हम लोग नेशनलिज्म से क्या समझते हैं। एक्चुअली नेशनलिज्म इज़ द फीलिंग ऑफ वी, और वी कैन से डेट नेशनलिज्म इज़ द फीलिंग ऑफ लव एंड प्राउड फॉर देयर ओन कंट्री। जब लोगों को अपनी कंट्री पे लव एंड प्राउड की फीलिंग हो, इट इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म इन फॉर द कंट्री, और इन अदर वर्ड वी कैन से इट इज़ अ फीलिंग ऑफ वी। जो नेशनलिज्म होता है इट इज़ अ फीलिंग ऑफ वी, जब हमें अपने देश के प्रति या देश में रहने वाले लोगों के प्रति आपस में एक वी वाली फीलिंग आती है कि जो देश में जो भी लोग रह रहे हैं सभी लोग हमारे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, वो जिस भी धर्म से बिलोंग कर रहे हैं सब लोग हमारे भाई या बहन जो भी हैं। तो नेशनलिज्म इज़ द फीलिंग ऑफ वननेस। नेशनलिज्म हम वननेस की फीलिंग प्रोवाइड करवाता है एंड कॉमन कॉन्शियसनेस, और हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो सेम सब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे मेरा भारत, इसमें आता है ना, जो मेरा वर्ड है वो इंडिकेट करता है कि मेरा मतलब क्या, मेरा मतलब जो बिलोंगिंगनेस आ रही है मेरा वर्ड कहने में वो सभी लोगों के लिए है। मतलब भारत में रहने वाला जो जो व्यक्ति है सब कौन है, सब मेरे हैं। जब लोगों ने एक साथ हिस्टोरिकल, लोगों ने एक साथ पॉलिटिकल और कल्चरल बैकग्राउंड शेयर किए हुए होते हैं तो उन्हें अपने लोग आसपास के लोगों से नेशनलिज्म और वी की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो टॉपिक है, जैसे यूरोप की बात करूं मैं तो यूरोप में जो है वो, इन यूरोप में द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, नेशन स्टेट का कंसेप्ट चैप्टर फर्स्ट में अपन पढ़े हुए थे। इंडिया के अंदर हम लोगों ने जो कॉमन स्ट्रगल किया है एक दूसरे के साथ, मींस हम अंग्रेज़ों के साथ 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 लड़े हुए हैं, वो उस मूवमेंट ने या उस स्ट्रगल ने हमें कहीं ना कहीं कॉमन फीलिंग दी। तो सबसे फर्स्ट जो हेडिंग है इस चैप्टर की वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। कि इंडिया में जो पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ, जैसे कि आप लोगों को पता है जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था एडी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो अंग्रेज़ों ने जो लड़ा था, क्योंकि उस समय जो इंडिया को जो कंट्रोल कर रहे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट वो लड़ रही है तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की पॉपुलेशन या इंडिया की जो भी लोग रह रहे हैं वहाँ पर उन पर पड़ेगा। फर्स्ट जो इफेक्ट पड़ा वो पड़ा इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अंग्रेजी सरकार को जब लगा कि उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, सो दे इंक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर। वर्ल्ड वॉर लड़ने के चक्कर में उनके डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़े तो उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया में टैक्स बढ़ाना शुरू करिए, दे इंक्रीज्ड टैक्स। अब वॉर के जो लोन थे उसके लिए वो लोग टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिए। प्राइस ऑफ आइटम इंक्रीज्ड, जो भी इंडिया में जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा था उसकी जो प्राइस थी वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी थी। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स, अब जब अंग्रेज बाहर वॉर लड़ रहे थे तो फॉर देयर ओन सेक दे नीड आर्मी इन द वॉर। सो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों का फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, गांव से लोगों को उठा ले जाते और उन्हें वहाँ पर युद्ध लड़वाते थे। थर्ड इम्पैक्ट जो पड़ा कि 1920 के सेंसस के हिसाब से अबाउट 20 to 30 मिलियन पीपल डाइड, क्योंकि एक फेमाइनो एपिडेमिक उस समय आई हुई थी, तो उससे लगभग 12 से लेकर 13 मिलियन लोग मारे गए थे। दिस वॉज द फोटो ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब पढ़ते हैं अपन आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह जो है वो 2 वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट जो वर्ड है वो सत्य और जो दूसरा वर्ड है वो है आग्रह। तो सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह हमारे मन में जब भी आता है तो हमारे दिमाग में जो इमेज आती है वो महात्मा गांधी जी की इमेज आती है। तो जो गांधी जी तो थे उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, और इस पूरे चैप्टर में जहाँ तक है 19, ये जो चैप्टर है उसमें लगभग हम 1914 से लेके और 1942 के अप्रॉक्स तक पढ़ते हैं। इन सब सिनेरियो में हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे।
तो गांधी जी जो इंडिया वापस आए थे वो लगभग 1915 में वापस आए थे। तो इंडिया जब वहाँ पे उन्होंने, इससे पहले महात्मा गांधी जहाँ साउथ अफ्रीका में रहे थे वहाँ पर वो अपनी हीरोइक फाइट, मतलब उन्होंने जो वहाँ पे सत्याग्रह चलाए थे साउथ अफ्रीकन सिटीजन्स के लिए, जो कुछ किया था उसके लिए वो वहाँ पर फेमस हुए थे। 1917 के लगभग जब वो इंडिया आते हैं तो उन्हें बिहार, एक गांव जो है बिहार जो स्टेट है उसके अंदर जो चंपारण जो विलेज है वहाँ पर पीजेंट स्ट्रगल कर रहे थे। तो वन ऑफ हिज फ्रेंड राजकुमार शुक्ला कॉल्ड हिम एंड आस्क्ड हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दैट एरिया। गांधी जी केम एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट एट दैट टाइम। वहाँ का जो डिस्प्यूट था उसको गांधी जी ने सही किया था। 1917 में एक और इंसिडेंट होता है, खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट थी गुजरात में, वहाँ पर जो क्रॉप थी खराब हो गई थी। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी में था, उन्होंने बोल रखा था कि जब भी क्रॉप खराब होगी तो ब्रिटिशर्स विल नॉट टेक एनी टाइप ऑफ टैक्स फ्रॉम द पर्सन, लेकिन उन्हें वॉर वगैरह के लिए पैसे चाहिए थे तो वो कंसिस्टेंट उस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं इसके लिए पैसा चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं 1918 की बात करूं तो अहमदाबाद में जो कॉटन मिल वर्कर्स थे वो कहीं ना कहीं अपने वेजेस को हाइक को लेकर स्ट्राइक पर थे कि कहीं ना कहीं हमारे जो वेजेस हैं उनको बढ़ाया जाए। पर जो कॉटन मिल वर्कर का जो मालिक था वो उन वेजेस को बढ़ाना नहीं चाह रहा था। लेटर गांधी जी केम इनटू द मैटर, ही सॉल्व द डिस्प्यूट। तो इस मार्क्स में, ये दो मार्क्स में ये सवाल आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़, ये वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ चंपारण सत्याग्रह, व्हाट इज़ खेड़ा सत्याग्रह या व्हाट इज़ अहमदाबाद सत्याग्रह। अब रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में बात करते हैं। जो इंपीरियल गवर्नमेंट थी उसने 1919 में एक एक्ट पास किया था, उसका रॉलेट एक्ट बोला गया था। हमने 1919 में रॉलेट एक्ट को 8th क्लास में थोड़ा बहुत ओवरव्यू या पढ़ के रखा हुआ है, या 8th क्लास में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था रॉलेट एक्ट के बारे में कि इंडियन जो मेंबर्स थे जो डिड नॉट सपोर्ट द एक्ट, वो लोग एक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि ये एक्ट में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को इनॉर्मस, मतलब एक पावरफुल स्टेज पे ला रहा था जहां पर वो कोई भी व्यक्ति जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है उसको वो लोग सीधा जेल में डाल रहे थे बिना किसी ट्रायल के। यहाँ जो वर्ड ट्रायल है उसका मतलब है कि एक्चुअल में क्या होता है, जब पुलिस अरेस्ट करती है तो वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट के बाद से कोर्ट जो भी सज़ा देता है, लेकिन वो डायरेक्ट इस व्यक्ति को कोर्ट ना ले जाकर डायरेक्ट जेल में डाल रहे थे। गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो रॉलेट एक्ट के लिए 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ रॉलेट एक्ट, कि जो सरकार जो रॉलेट एक्ट लेकर आई है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए गांधी जी एक एक्ट पास करते हैं, उस एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था। दे कॉल फॉर स्ट्राइक ऑन 6 अप्रैल गॉट अ ह्यूज रिस्पॉन्स। उन्होंने जो 6 अप्रैल को जो स्ट्राइक के लिए जो लोग बुलाए थे वो लोग बहुत ज़्यादा, उसका हाई रिस्पॉन्स आया और काफ़ी लोग उसको लड़ने के लिए या फिर स्ट्राइक के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। जो दुकानें थीं, शॉप्स वर शट, दुकानें बंद कर दी गई थी। वर्कर्स इन रेलवे शॉप के वेंट ऑन स्ट्राइक, जो रेलवे में जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो सभी लोग स्ट्राइक पर जा चुके थे। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लेम डाउन द नेशनलिस्ट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट लिटरली डिसाइड करती है कि जो मूवमेंट ये चल रहा है, गांधी जी चला रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं रोका जाए। तो काफ़ी सारे जो लोकल लीडर थे वो अरेस्ट कर लिए गए। महात्मा गांधी जी को दिल्ली में जाने से बैन कर दिया गया था कि महात्मा गांधी अब दिल्ली के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो रॉलेट एक्ट जो था उसके अगेंस्ट में आया था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में आया था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह ने क्या किया, महात्मा गांधी को दिल्ली के अंदर जाने से मना कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट सेज कि महात्मा गांधी दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि मार्शल लॉ था वो अमृतसर में लगा दिया गया था।
जहाँ पर जनरल डायर का जो एरिया हुआ करता था वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया था। लेकिन people were without the most of the people were not aware about the martial law. They came to the place called Jallianwala Bagh to celebrate Baisakhi and get meet the people of other, और वो आपस में मिलने के लिए आते हैं और जनरल डायर उस जगह पे आता है और जो वहाँ पर जो क्राउड मौजूद होती है उस पर एक सीधा फायर करने का वो सिंगल जो गेट है इसमें लिखा हुआ है जनरल डायर ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट इन ओपन फायर ऑन द क्राउड। जनरल डायर जो सिंगल एग्जिट पॉइंट जो उसका होता है उसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद उस जगह पे खड़ा होकर कहीं ना कहीं उनको मारना शुरू कर देता है। इस हत्याकांड में काफ़ी लोग या बहुत सारे लोग मारे गए थे। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये जो गन शॉट के जो भी हैं जो जगह है वहाँ पे इतनी सारी जगह पे गोलियां वगैरह मारी गई थी। काफ़ी लोग जो थे वो उस डर से इस ये वेल बना हुआ इस कुएं में कूद गए थे और काफ़ी सारी हत्याएं हुई थी। द होल इंसिडेंट वॉज नोन एज जलियांवाला बाग मैसेकर। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अब आगे हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि पीपल स्टार्ट फाइटिंग विद द पुलिस। जो लोग थे वो पुलिस से लड़ना शुरू हो गए थे और गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स थी उन पे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब मोर ब्रूटल हो चुकी थी और पीपल वर ह्यूमिलेटेड एंड टेरराइज्ड। उन्हें लोगों को डराया जा रहा था, उनकी बेइज्जतियाँ की जा रही थी और उन्हें कहीं ना कहीं जाने से वहाँ पर जाने से जब वो वहाँ पर जाते हैं उनकी पिटाई होती है और ये सारे काम किए जा रहे थे। सीइंग द महात्मा गांधी जी ने जब देखा कि इस बहुत सारा वायलेंस हो रहा है तो महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट। इतना सारा जब वायलेंस होता है तो गांधी जी का जो प्रिंसिपल है वो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस है। तो गांधी जी ने देखा है कि बहुत सारा इस जगह से इस कारण से बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बंद कर देते हैं। उसी समय क्या होता है फर्स्ट वर्ल्ड, अब अपन पढ़ेंगे खिलाफत इशू। अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है वो हमने पढ़ा है कि रॉलेट एक्ट पढ़ा, उसके अगेंस्ट में आया रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में कहीं ना कहीं वायलेंस होने लगा तो महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को बंद कर दिया था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो था उसके जो बाद जो पढ़ा हमने वो हमने पढ़ा जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट है उसके बाद हम पढ़ेंगे खिलाफत इशू। रॉलेट एक्ट को जब बंद कर दिया जाता है तो अब आता है खिलाफत इशू। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो टर्की था वो लूजिंग साइड पे था तो टर्की में एक स्पिरिचुअल हेड हुआ करता है उस जगह पे तो उसको बोलते हैं इस्लामिक वर्ल्ड में जिसका पोस्ट का नाम है खलीफा। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद उसको उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और बॉम्बे के अंदर एक खिलाफत कमेटी बनाई गई मार्च 1919 में टू डिफेंड द खलीफा। किसको डिफेंड करने के लिए? खलीफा को, कि जो खलीफा के साथ जो किया उन्होंने वो अच्छा नहीं किया। तो जो कमेटी जो थी उसके जो लीडर थे वो टू ब्रदर्स थे। वन ऑफ देम वाज मोहम्मद अली एंड द सेकंड वन वाज शौकत अली। उस कमेटी के जो लीडर हुआ करते थे खिलाफत कमेटी के दो व्यक्ति थे, एक मोहम्मद अली एक शौकत अली हुआ करते थे। कलकत्ता सेशन कांग्रेस का जब सितंबर 1920 में होता है तो नॉन कोऑपरेशन को सपोर्ट करने के वो उसको खिलाफत को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं उसके लिए रेडी हो जाती है। तो पेपर में सवाल आता है कि व्हाई डिड महात्मा गांधी टेक अप खिलाफत इशू, क्योंकि दीज आर द जो मैटर जो रिलेटेड था वो कहीं ना कहीं मोहम्मद अली या शौकत अली से रिलेटेड था। तो महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को, इस जो नेशनलिज्म की इंडिया की जो चीज़ चल रही है जो स्पिरिट चल रही है उसके साथ कंबाइन क्यों किया? महात्मा गांधी वांटेड टू लॉन्च एन इंडियन ऑल इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी जो थे वो ऑल इंडिया मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे कि जो रॉलेट एक्ट था वो कहीं ना कहीं फेल हो चुका था।
खिलाफत इशू था वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी को अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि जिससे वो जो हिंदू मासेस हैं या मुस्लिम कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं साथ में लेकर आए। महात्मा गांधी ने जो बुक थी, दो किताब लिखी हुई है 1909 में, जो किताब लिखी गई थी, द बुक वॉज नेम कि हिंद स्वराज, जो किताब लिखी, उसमें महात्मा गांधी जी ने कहा है कि ब्रिटिश जो रूल है वो इंडिया में क्यों है, क्योंकि इंडिया के लोग कहीं ना कहीं उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इफ़ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट, महात्मा गांधी जी लिखते हैं उस किताब के अंदर, जब इंडिया के लोग ब्रिटिशर से कोऑपरेट करना रिफ्यूज मतलब मना कर देंगे तो ब्रिटिश रूल इंडिया विल बी कोलैप्स। तो कहीं ना कहीं कुछ ही समय में ब्रिटिश जो रूल है वो कोलैप्स कर ही जाएगा। रीजन फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके शुरू होने के कारण क्या थे। तो एट्रोसिटीज ऑन इंडियंस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर हुआ जब खत्म होता है तो अंग्रेज कहीं ना कहीं इंडियंस के ऊपर एट्रोसिटीज या उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। इंडियंस की जो स्वराज की जो डिमांड थी उसको बार बार डिक्लाइन किया जा रहा था, उसको माना ही नहीं जा रहा था। इसके ऊपर गवर्नमेंट का 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट को पास करना, जो कहीं ना कहीं इंडियन से लोगों को काफ़ी हर्ट किया कि नाउ दे आर नॉट एबल टू स्पीक अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग मैसेकर का होना, जो कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया था, क्योंकि काफ़ी लोग मतलब थाउजेंड ऑफ द पीपल वर किल्ड एट दैट टाइम। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो प्रपोजल था सरेंडर द टाइटल्स, अब उसमें हुआ क्या कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो अवार्ड मिले हुए थे लोगों ने, वो अवार्ड को उन्होंने वापस कर दिया। सिविल सर्विसेज थी, जो आर्मी थी, जो कोर्ट लेजिस्लेटिव थे, स्कूल्स थे, उन्होंने लोगों ने उसको बॉयकॉट किया और वहाँ पर जाना बंद कर दिया था। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, लोगों ने फॉरेन गुड्स का यूज़ करना बंद कर दिया था। सेशन ऑफ कांग्रेस टू स्टार्ट एनसीएम,